तो ये देखें क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए थे आपको 8th, 9th और 11th। 12वां मैंने करा दिया था आपको, 10वां भी करा दिया था। तो एक दो क्वेश्चन देख लें आप। 8th क्वेश्चन देखें, बाकी इसी तरह के सारे क्वेश्चन। फैक्ट्री हैज टू मशीन्स ए एंड बी और पास्ट रिकॉर्ड ये बता रहा है कि मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम आउटपुट, कि ए मशीन जो है 60% जो है आउटपुट का प्रोड्यूस करती है और मशीन बी 40% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस करती है। 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, 2% आइटम्स मशीन ए ने जो प्रोड्यूस की, एंड 1% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, और 1% आइटम्स जो मशीन बी ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव है। ये पता लगा कि वो डिफेक्टिव है। सारी आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में डाल दिया गया एंड वन इज चूजन एट रैंडम, और रैंडमली एक चूज की गई और पता लगा कि वो डिफेक्टिव है। उस आइटम का पता लगा कि वो आइटम डिफेक्टिव है। जो आइटम सिलेक्ट की ये पता लग गया कि डिफेक्टिव है। आपको बताना इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, मतलब जो वही बात आ गई जो इवेंट बाद में वो उसका पता लग गया। तो बेसिकली आप ये चीज नोट करें कि आपका जो बेस थ्योरम है वो लगता है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉज, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉज यू कैन से, कि जो इवेंट बाद में हुआ उसका हमें पता लग गया। हमें ये पता लग गया कि जो आपकी आइटम है वो डिफेक्टिव है। जो बाद में इवेंट, क्योंकि पहले तो मशीन बनाएगी आइटम को, फिर पता लगेगा वो डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव है। तो जो इवेंट बाद में वो उसका पता लग गया, ये पता लग गया कि आइटम डिफेक्टिव है। आपने ये बताना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, कि ये मशीन बी ने प्रोड्यूस की। तो इसमें देखें इवन मानेंगे, लेट इवन बी इवेंट, इवन इवेंट मानेंगे दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, ए ने प्रोड्यूस की। E2 बी इवेंट, और E2 मानेंगे दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, बी ने प्रोड्यूस की। दो मशीन है ए और बी। ए मशीन ने 60% ऑफ आइटम आउटपुट है, तो ई माना कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, E1। E2 माना आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। 2% आइटम्स जो मशीन ए ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव है। 1% आइटम जो मशीन बी ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव। सारी आइटम स्टॉक पाइल में डाली और रैंडमली एक निकाली और पता लगा कि डिफेक्टिव है, मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया। और ये बताना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। तो कहने का मतलब है लेट ई बी द इवेंट, ई इवेंट माना दैट आइटम इज डिफेक्टिव। ई मान लिया कि आइटम आपकी डिफेक्टिव है। तो यहां ध्यान दें, सबसे पहले P ऑफ E1, E1 हुआ कि इट इज ए प्रोड्यूसेस 60% ऑफ आइटम, तो P ऑफ E1 हुआ 60/100, 3/5। P ऑफ E2 40% ऑफ आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B, तो इट इज 40/100, दैट इज 2/5। अब दोनों का प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है। आप देखें, या तो ए मशीन आइटम प्रोड्यूस करेगी या बी करेगी, क्योंकि जब भी आप रैंडमली आइटम सेलेक्ट करेंगे कोई भी, तो ये दिखती बात है या तो ए मशीन ने प्रोड्यूस की होगी या बी ने। ऐसा तो होगा नहीं कि दोनों मशीनों से आपने आइटम निकाली। कोई भी आइटम आप सिलेक्ट करेंगे तो या तो वो ए मशीन ने प्रोड्यूस की होगी या बी ने। कहने का मतलब बोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए प्रोड्यूस करेगी तो बी नहीं करेगी, बी ने की होगी तो ए नहीं की होगी। वो तो मतलब E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए और एग्जॉस्टिव हैं। दोनों में से किसी ना किसी मशीन ने आइटम प्रोड्यूस की होगी। ऐसा तो है नहीं आइटम हवा से गिरेगी, आइटम जो आएगी वो मशीन प्रोड्यूस करेगी। तो आइदर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए और प्रोड्यूस्ड बाय बी। इट मींस E1 एंड E2 आर एग्जॉस्टिव आल्सो। नाउ P ऑफ E1 निकाल लिया, P ऑफ E2 निकाल लिया। 2% आइटम जो मशीन ए ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव है, और 1% आइटम जो मशीन बी ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव है। कहने का मतलब ई मान लिया कि ई इवेंट मान लो कि आइटम इज डिफेक्टिव। लेट ई बी द इवेंट, ई मान ले कि आइटम इज डिफेक्टिव, दैट आइटम इज डिफेक्टिव, कि आइटम आपकी डिफेक्टिव है। ई इवेंट आप वो मान लो कि आइटम डिफेक्टिव है। तो P ऑफ E बाय E1, E ऑफ E1, E बाय E1 का क्या मतलब है? E का मतलब आइटम डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव पर कंडीशन लग गई कि ए मशीन ने प्रोड्यूस की। E इज द इवेंट, आइटम इज डिफेक्टिव। तो व्हाट आई मीन टू से कि 2% आइटम जो है जो ए मशीन ने प्रोड्यूस की वो डिफेक्टिव है। मतलब आइटम प्रोड्यूस ए ने की, E1 हो लिया, बट इट इज डिफेक्टिव। तो E1 पर कंडीशन लगी E की, E2 पर कंडीशन लगी E की, डिफेक्टिव है पर मशीन आइटम इज डिफेक्टिव बट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। बी ने 1% आइटम प्रोड्यूस की। अब देखो वो क्या पूछना चाहता है, बट ही वांट टू आस्क
वो कह रहा है कि आइटम डिफेक्टिव है बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो कहने का मतलब जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया, लेकिन बताना है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। तो कहने का मतलब है आइटम इज डिफेक्टिव, इट इज नोन कि आइटम डिफेक्टिव है, जो इवेंट बाद में हुआ वो पता लग गया। तो कहने का मतलब ई पता लग गया, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, कहने का मतलब P ऑफ E2 बाय E। इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये समझे, वी हैव टू फाइंड इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ आइटम कि वो डिफेक्टिव है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, जो मशीन बी ने आइटम प्रोड्यूस की उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये पता लग गया कि आइटम डिफेक्टिव है। कहने का मतलब डिफेक्टिव पर कंडीशन लगी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ई, E2 बाय E। तो यूज बेस थ्योरम, व्हाट यू विल गेट, PE बाय E2, P ऑफ E2 अपॉन PE बाय E1, P ऑफ E1, PE बाय E2, P ऑफ E2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, आइटम डिफेक्टिव है लेकिन मशीन बी ने प्रोड्यूस की। अब आप इसमें बेस थ्योरम अप्लाई करें, देखें E बाई E2, PE बाई E2 पता है 1/100 है, 1/100, और मशीन बी की प्रोबेबिलिटी आप देखें दी हुई आपको कि मशीन बी जो है, अगर आप ध्यान दें, इट प्रोड्यूसेस 40% ऑफ आउटपुट। कहने का मतलब 2/5, 40/100 निकाला है हमने पहले। तो व्हाट यू विल गेट हियर, E बाई E1 पहले डाल दें तो इट इज 2/100, इसको 2/100 ही रखें ताकि 100 ऊपर कट जाएगा, ऊपर नीचे, इनटू P ऑफ E1। तो E1 जो है 60% प्रोड्यूस कर रहा है, तो 3/5 प्लस 1/100 इंटू 2/5। तो व्हाट दिस कम्स आउट टू बी, आप देखें 100 इंटू 5 ऊपर नीचे कट गया, तो 2/6 प्लस 2 8, दैट इज 1/4। The item is defective but produced by, item is defective but it is produced by machine B, तो that comes out to be 1/4। तो 1/4 is the answer। तो वही इतने क्वेश्चन आपको करा दिए, क्लियर करें कि उस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी, आइटम आपकी मशीन बी ने प्रोड्यूस की, जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया, तो वही बात आ गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो इन दिस मैनर यू विल प्रोसीड। तो ये आपका सोल्यूशन है, आप देखें PE2 by E। So base theorem is applied here, base theorem आपकी अप्लाई हुई, and this is the required solution। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो NCERT के आपको कल दिए थे मैंने, तो NCERT का 9th क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। एक आप क्वेश्चन नंबर, सॉरी 9th नहीं, इट वाज 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ NCERT का जो कराया आपको। एक मैंने 9 दिया था और एक आपको 11 दिया था। तो ये देखें, यू प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 11, 11th क्वेश्चन आप देखें अब जरा। तो ये देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज क्वेश्चन नंबर 11, 13.3 का क्वेश्चन 11 है। जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया वैसा ही है, एक 9th क्वेश्चन रहेगा वो बाद में करा दूंगा, उसको आप ट्राई करना, वैसे इसी टाइप के क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट क्लास में कभी भी 9th क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था बहुत बड़ा करा सकता हूँ, और फिर हम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखें, मैन्युफैक्चरर के पास 3 मशीन ऑपरेटर है, एक मैन्युफैक्चरर है उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर है। मशीन ऑपरेटर है A, B और C, 3 ऑपरेटर है। पहला जो ऑपरेटर है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, बाकी जो 2 ऑपरेटर हैं, एक 5% प्रोड्यूस कर रहा है, एक 7% रिस्पेक्टिवली, B 5%, C 7%। A जो है 50% ऑफ द टाइम जॉब पे रहता है, B जो है 30% ऑफ टाइम जॉब पे रहता है, और C जो है 20% ऑफ टाइम जॉब पे रहता है। अब कह रहा है डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, कोई डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई तो बताना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो वही बात आ गई, तो डिफेक्टिव आइटम जो प्रोड्यूस करेंगे वो A, B और C प्रोड्यूस करेंगे। तो पहले वो काम करेंगे फिर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होगी। तो दिखती बात है, उसने बोला कि डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, कहने का मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गई, ये इवेंट उसने दे दिया आपको कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, वो ए ने प्रोड्यूस की, तो ए पर कंडीशन लग गई कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई। तो कहने का मतलब E1 E2 इवेंट मान लें, 3 मशीन ऑपरेटर हैं, E1 बी द इवेंट, E1 माने कि आपका A is on job, तो P of E1 50/100, that is 1/2। E1 इवेंट माना कि A जॉब पे है,
50% ऑफ टाइम ए जॉब पे। E2 be the event, E2 be the event that B is on job, कि B जॉब पे है, B जॉब पे है, तो P of E2 30/100, 3/10, और E3 माने कि C जॉब पे है, एंड E3 be event that C is on job। तो काफी क्वेश्चन इसके करा दिया आपको कि C जॉब पे है, तो P of E3, C आपका जॉब पे, तो C जो है 20% ऑफ टाइम जॉब पे, 20/100, 1/5। तीनों का आप सम करें तो वो आपका, अगर आप सम करके देखें तीनों का, तो 1 आएगा। तीनों की प्रोबेबिलिटीज का सम, दैट यू विल गेट 1। अब ध्यान दें, तो इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो है ही कि अगर आपका ए आइटम, मतलब ए प्रोड्यूस कर रहा है तो बी नहीं करेगा, बी कर रहा है तो सी नहीं करेगा, सी कर रहा है तो ए नहीं करेगा। और इवन ए इज ऑन जॉब 50% ऑफ टाइम। अगर आप P of E1 प्लस P of E2 प्लस P of E3 करें, P of E1 प्लस P of E2 प्लस P of E3 का सम करें तो 1 है। इसका मतलब है E1, E2, E3 आपके एग्जॉस्टिव हैं। अगर आप तीनों का सम करें तो दे आर एग्जॉस्टिव, क्योंकि एग्जॉस्टिव में मतलब आइटम प्रोड्यूस होगी तो तभी होगी जब कोई ना कोई जॉब करेगा, ए करेगा, बी करेगा या सी करेगा, ओनली देन आइटम इज प्रोड्यूस्ड। तो E1 माना A इज ऑन जॉब, तो P of E1 आ गया। E2 माना B इज ऑन जॉब, तो P of E2 आ गया। E3 माना कि C इज ऑन जॉब, तो P of E3 आ गया। अब या तो A आइटम प्रोड्यूस करेगा या B करेगा या C करेगा, तीनों में से कोई ना कोई आइटम प्रोड्यूस करेगा। अब वो कह रहा है कि आइटम डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई और बताना है कि वो A ने प्रोड्यूस की, तो E मान लें कि आइटम इज डिफेक्टिव। तो ध्यान दें, you please assume that E is the event that item is defective। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, let E be the event that item is defective। E मान लें कि आइटम डिफेक्टिव है। अब डिफेक्टिव आइटम 5% चांस है कि A प्रोड्यूस कर रहा है, 1% चांस है कि A प्रोड्यूस कर रहा है, और 5% चांस है कि B प्रोड्यूस कर रहा है, 7% चांस है कि सी प्रोड्यूस कर रहा है। अब ध्यान दें, डिफेक्टिव आइटम्स रिस्पेक्टिवली कहा है उसने, और ये 50% टाइम मतलब ए जॉब करेगा तभी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होगी। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जैसे इतने क्वेश्चन आपको करा दिए, पता लग जाता है कि बेस थ्योरम कब लगी। जो इवेंट बाद में हो उसका पता उसको इट इज नोन, उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। कहने का मतलब जब जॉब करेगा तो उसके बाद डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होगी। वो कह रहा है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गई, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब है डिफेक्टिव आइटम आपकी प्रोड्यूस हो गई, ये पता लग गया कि आइटम डिफेक्टिव है। अब ये बताना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, कि ये ए ने प्रोड्यूस की। डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, तो यू हैव टू फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट व्हेन आइटम इज डिफेक्टिव। तो कहने का मतलब है ई मान लिया कि आइटम डिफेक्टिव है, तो ई बाय E1, तो डिफेक्टिव आइटम पर कंडीशन लगी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। E is the event that item is defective, it is produced by A, तो even हुआ कि A ने प्रोड्यूस की, तो डिफेक्टिव आइटम 1% जो है वो A प्रोड्यूस कर रहा है 1/100। P of E by E2, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय B, तो B की है 5/100। डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय C, PE by E3 7/100। अब आप देखें ये डेटा हमें पता है, तो इतने क्वेश्चन आपने किए, सब में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती है बेस थ्योरम में। जो इवेंट बाद में हो उसका पता लग गया, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुई है पता लग गया। अब ये बताना है कि ए ने प्रोड्यूस की, तो कहने का मतलब व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, ध्यान दें थोड़ा सा, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। कहने का मतलब P of E1 by E, यू हैव टू फाइंड डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, E आपका हो गया, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो गई लेकिन वो ए ने प्रोड्यूस की। कहने का मतलब P of E1 by E आपने निकालना है, तो बाई P ये होगा E by E1 into P of E1, नीचे आएगा P E by E1 into P of E1, P E by E2 P of E2, E by E3 P of E3। तो E by E1 का मतलब है E1 by E, इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब इनवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय A, इनवर्स प्रोबेबिलिटी व्हेन आइटम इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव
मतलब इवन पर कंडीशन लगी कि आइटम डिफेक्टिव है, तो वी विल यूज इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा कैसे आपने करना है, तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सारा डाटा आपके पास है, तो जितनी वैल्यूज हैं ये सारी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। नंबरिंग में अगर करना चाहूँ तो नंबरिंग कर देता हूँ। यू असाइन इट नंबर 1, you assign it number 2, you assign it number 3, you assign it number 4, you assign it number 5, you assign it number 6. तो सब कुछ है यूजिंग 1 2 3 4 5 6 इन गिवन। इसको आप नंबर दे दें आप उसमें 7 यूजिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 6 इन 7। इसको 7 में डालें तो देखें तो ये क्या बनेगा। अब आपका सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। P ऑफ E बाई E1 1 बाई 100, P ऑफ E1 1 बाई 2, 1 बाई 100 1 बाई 2, उसके बाद 5 बाई 100, P ऑफ E2 3 बाई 10, उसके बाद आपका 7 बाई 100 1 बाई 5। तो ये देखें ये सारा डाटा आपके पास है एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग बट यू विल गेट हियर सारी कैलकुलेशन आप जब करेंगे तो देखें आपके पास क्या आएगा 1 बाई 100 इंटू हाफ। तो ये है, इसमें क्या रहता है कि अगर आप वैसे तो हमने कट कर दिया, अगर आप काटते हैं इसको 100 ही रखते हैं तो ऊपर नीचे सारा कट जाता। मतलब अगर आप इसको कैंसिल नहीं करते कॉमन फैक्टर्स को तो ऊपर नीचे कट जाता है। आपने काट दिए फैक्टर्स, तो अगर काट दिए तो अब आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब देखें ऊपर तो आपका 1 बाई 200 आ गया। अब ध्यान दें नीचे काटना नहीं चाहिए, उसमें क्या रहता है कैलकुलेशन इजी रहती है। तो 200 1000 500, तो नीचे 1000 एलसीएम आ गया। आप देखें तो यहाँ पर 5 बचेगा प्लस यहाँ पर 15 बचेगा और यहाँ पर आपका 14 आएगा, क्योंकि 500 गुना 2 तो 7 दूनी 14। तो ये बन गया 1 बाई 200 इंटू 1000 अपॉन ये देखें 15 5 20 14 34, तो ये कट गया। तो 5 बाई 34 इज द आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 5 बाई 34। तो इसमें तो एलसीएम लिया, लेकिन अगर आप काटे नहीं तो इजी रहता है, ऊपर नीचे सारा कट जाता है। तो देखें ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव सॉल्व्ड। अगर आप ध्यान दें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किए इसमें। तो इस ढंग से है आपका। तो ये बेस थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करा दिए। अब ये जो क्वेश्चन कल आपको दिया था वो मैं अभी करा रहा हूँ, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर आईटी प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपके आईटी में क्वेश्चन आए बेस थ्योरम के रिगार्डिंग, दैट वी विल सॉल्व। तो पहले आप कल वाला क्वेश्चन देखें। कल वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसका सोल्यूशन आप समझें पहले। प्लीज सी द सोल्यूशन। देखें व्हाट वाज द प्रॉब्लम। आपको ध्यान होगा कि बैग कंटेन्स 4 balls. 2 balls are drawn at random. 2 balls are drawn at random and found to be white. What is probability that all are white? All are white. एक बैग में 4 बॉल्स हैं, 2 रेंडमली ड्रॉ की और पता लगा कि व्हाइट है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ऑल आर व्हाइट। तो कल भी मैंने आपको बताया था ये इसमें ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में यही मेन है कि क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो कहीं दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट ही वांट टू आस्क, वो क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछना क्या चाहता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात प्रोबेबिलिटी में ये होती है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बैग में 4 बॉलें कह रहा है, 2 निकाली हो व्हाइट है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑल आर व्हाइट। तो दिखती बात है 4 बॉलों में से 2 निकाली हो व्हाइट है, तो व्हाइट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो दिखती बात है लेट even be the event that 2 balls are white, कि 2 बॉलें व्हाइट है। E2 be the event that 3 balls are white. E3 be the event that 4 balls are white. तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। अगर 2 व्हाइट होंगी तो 3 नहीं होंगी, 3 होंगी तो 4 नहीं होंगी, 4 होंगी तो 2 नहीं होंगी।
तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, ये क्लियर है। सिंस E1, E2, E3, E1, E2 and E3 are mutually exclusive, mutually exclusive है and exhaustive। E1, E2, E3 mutually exclusive and exhaustive। E1, E2, E3 जो है they are mutually exclusive, mutually exclusive है, कॉमन कुछ नहीं है। अगर E1 होगा, E1 हो तो E2 नहीं होगा, E2 होगा तो E3 नहीं होगा। एक्सॉस्टिव है, तीनों में से कम एक होगा। ऑल्सो एटलीस्ट मतलब वन एंड ओनली, एटलीस्ट वन एंड ओनली वन ऑफ देम अकर्स, सिर्फ एक होगा उनमें। दिखती बात है, अगर दो बात मतलब दो होंगी तो तीन नहीं होगी, तीन होगी तो चार नहीं होगी। तो एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन ऑफ देम अकर्स, जो आपकी पार्टीशन स्पेस की कंडीशन है, जो आपको बेस थ्योरम में कराया था, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कराया था कि वन एंड ओनली वन ऑफ देम अकर्स, उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है, तो मैंने आपको बताया था उस केस में प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। सो हियर P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, तीनों का सम आपका 1 होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हैं, तो तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। और मैंने आपको बताया था कि इसके जैसे इक्वली लाइकली इवेंट लेते हैं, दो भी वाइट हो सकती हैं। अगर तो E1, E2 दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसने दिया है तो वो वैल्यू डल जाएगी। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व वाले क्वेश्चन में कि 3/4 इज द सॉल्विंग, 1/4 गैसिंग का प्रोबेबिलिटी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं कि इवेंट इक्वली लाइकली है और सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। मैंने आपको बताई थी बात, बेस थ्योरी पर कॉन्ट्राडिक्शन था कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम क्यों ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको थ्योरी में जो साइन थे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन होता है। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है तो तीनों का सम 1 होगा, ये चीज क्लियर है। अब बॉल दो भी वाइट हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव है, कम से मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। ये बात बताई मैंने आपको, पार्टीशन स्पेस की कंडीशन है। टेक P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3। सो यूजिंग दिस इन 1, इसको 1 में यूज करें तो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 1/3 आएगा। ये देखें, अब P ऑफ इवेंट मान लें कि जो दो बॉल है वो व्हाइट है। लेट E बी द इवेंट दैट टू बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट, ये दो बॉल ड्रॉन की गई वो व्हाइट है। E बी द इवेंट दैट टू बॉल्स ड्रॉन आर व्हाइट। अब आप देखें, जो दो बॉल ड्रॉ की वो व्हाइट है, तो इसका मतलब है E बाई E1, इवन है कि दो बॉल व्हाइट है। अगर बैग में दो व्हाइट है मतलब दो बॉल E मान लिया कि जो दो बॉल ड्रॉ की है, E है कि दो आई वो व्हाइट आई, तो उस पर कंडीशन लगी कि दोनों ही व्हाइट है बैग में, तो दो में से आएंगी, टोटल 4 है 1/6। E बाई E2, बैग में 3 व्हाइट है तो 3 में से 2 आएंगी, टोटल 4 में से 2, चारों व्हाइट है तो 4 में से 2, 4 में से 2 1, असाइन इट नंबर 4, ये नंबर 4। अब आप देखिए व्हाट यू वांट टू आस्क, वो कह रहा है कि जो दो बॉल ले आई वो व्हाइट है, तो बताना है कि बैग में चारों व्हाइट है। तो कहने का क्या मतलब है, वही बात आ गई, जो इवेंट बाद में हुआ उसका पता लग गया। जब दो, क्योंकि बैग में से मतलब बॉलें निकालेंगे तो व्हाइट आएंगी, तो वो इवेंट हमें पता है कि जो दो बॉलें आई वो व्हाइट है, लेकिन ये बताना है कि अब चारों बॉलें बैग में व्हाइट है। तो कहने का मतलब E3 बाई E, जो दो बॉलें आई वो व्हाइट है लेकिन बैग में चारों व्हाइट है, तो E3 बाई E। तो बाय इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी E बाई E3 P ऑफ E3, P ऑफ E बाई E3 P E3, E बाई E2 P E2, E बाई E1 P E1। तो यूज बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम लगा दी हमने। अब आप वैल्यू डालें, E बाई E3 1 है, P ऑफ E3 1/3, E बाई E3 1 है, P ऑफ E3 1/3, E बाई E2 1/2 1/3, सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं जो डाटा आपके पास है। E बाई E1
1/6 और P ऑफ E1 1/3। तो 1/3 ऊपर नीचे कट गया, आप देखें 1 प्लस हाफ प्लस 1/6, तो 1/6 एलसीएम आ गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 1, you will get here 6/10, 3/5. So this is the required answer. 3/5 is the required answer. तो अगर दो बॉलें जो आई रैंडमली वो वाइट हैं, तो probability that all bags in the ball are white, मतलब जो इवेंट बाद में हुआ वो पता लग गया हमें। बाद में हुआ कि आपकी दो बॉलें, मतलब बाद में हुआ कि आपकी दो बॉलें वाइट है, वो तो बैग में से बॉल निकलेगी तब पता लगेगा, वो हमें पता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी कि बैग में सारी वाइट है, तो दो भी वाइट हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम आइडिया जो बुक आती है उसमें क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए यूनिक प्रॉब्लम, तो कंपटीशन लायक क्वेश्चन है, कंपटीशन में आ सकता है क्वेश्चन ये। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, दो होंगी तो तीन नहीं होंगी, तीन होंगी तो चार नहीं होंगी, चार होंगी तो दो नहीं होंगी। तो P of E1 plus P of E2 plus P of E3 1। टेक P E1 P E2 P E3 सबकी वैल्यू डाल दें, P of E by E1, P of E by E2, P of E by E3। तो balls are white but all four are white, E3 by E। तो by inverse law of probability this is the answer। ये आपका सॉल्यूशन है, आप नोट करें। So in this manner you will proceed। तो ये देखें बेस थ्योरम के एनसीईआरटी के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो मैक्सिमम क्वेश्चन वी हैव कवर्ड इन बेस थ्योरम ऑफ एनसीईआरटी। इसके बाद आपके आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, दैट वी विल कंसीडर नाउ। जो आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चंस आपको हैं इसमें बेस थ्योरम पर बेस्ड, तो वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वी विल टेक दैट प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर आईआईटी प्रॉब्लम्स। तो उसमें देखें आप जरा, ये देखें टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट नहीं की, मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 4। दोनों का जो मिनिमम है वो 4 से कम है। 2003 स्क्रीनिंग का क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन जेईई मेंस में। दो नंबर रैंडमली सिलेक्ट किए विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1। प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन 4। ये देखें total number of ways by which two numbers can be selected without replacement। two numbers can be selected without replacement, ये हुआ 30। two numbers can be selected without replacement, ये 30 हुए। minimum of 2 is less than 4। so sample space if minimum of 2 less than 4, उसका सैंपल स्पेस लिखिए minimum of 2 less than 4। दोनों का मिनिमम 4 से कम है। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहले एक मेथड देखें, मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4, दोनों का जो मिनिमम है वो 4 से कम है। तो देखिए इसमें आएगा 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1। फिर आपका 2 3 3 2, ये देखें आप
फिर आपका 2 4 4 2, 2 5 5 2, 2 6 6 2, उसके बाद आपका 3 4 4 3, उसके बाद आपका 3 5 5 3, 3 6 6 3। ये देखें आप, तो ये आया आपका, देखें सैंपल स्पेस। इसमें टोटल आप देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24। ये है जो टोटल है। मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4। दोनों का जो मिनिमम है वो आपका 4 से कम होना चाहिए। मिनिमम ऑफ 2, दोनों का मिनिमम 4 से कम होना चाहिए, तो यही आएगा। 4 5 5 4 नहीं आएगा, क्योंकि मिनिमम 4 आएगा, वो 4 से बड़ा हो जाएगा, मतलब वो 4 से 4 हो गया, तो उसने बोला लेस देन 4। तो फेवरेबल केसेस, तो इसमें फेवरेबल केसेस जो आए वो आए 24। तो प्रोबेबिलिटी आई 24/30, दैट इज 4/5। मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4, दोनों का मिनिमम 4 से कम है। अब इसका दूसरा तरीका देखें, एक और मेथड है कि इसका एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इफ वी फाइंड दैट मिनिमम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 4, दोनों का मिनिमम 4 से बड़ा है, ये निकालें। सैंपल स्पेस फॉर दैट, सैंपल स्पेस फॉर दैट, दोनों का मिनिमम 4 से बड़ा है। तो दोनों का मिनिमम 4 से बड़ा है, ये देखें आप, इसमें क्या केस आएगा, मिनिमम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 4। तो इसमें आप मिनिमम या सैंपल स्पेस से कर लें, मिनिमम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 4, तो इसमें आएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इक्वल टू भी आएगा, क्योंकि इसने बोला मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4। इसको एक में से घटा देंगे, आ जाएगा मिनिमम ऑफ 2 इज लेस देन 4, मतलब एटलीस्ट वन नंबर इज लेस देन 4। तो इसका सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका सैंपल स्पेस आपका जैसे 4 5 आ गया, और आपका 5 4, मिनिमम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 6 6 4। ये देखें आप, these are the number of cases, आप नोट करें, 1 2 3 4 4 5 5 4 4 6 6 4, और उसके बाद आपका 5 6 6 5। ये देखें आप, ये केस बने आपके, मिनिमम ऑफ 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दोनों का मिनिमम 4 है या 4 से बड़ा है। तो इसमें आए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी 6/30, 1/5। नाउ प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम ऑफ 2 लेस देन 4, 1 - 1/5, 4/5। ये देखें आपका, ये है मिनिमम ऑफ 2 लेस देन 4, दोनों का मिनिमम 4 से कम है, 1 - 1/5, 4/5। इस ढंग से आपका दोनों का मिनिमम जो है वो 4 से कम है, इस ढंग से आप कर सकते हैं। उसको एक में से घटा दें, एटलीस्ट वन नंबर इज लेस देन। तो ये सॉल्यूशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और तरीका भी है, 1 माइनस मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 1 माइनस 4 या 4 से बड़ा। तो आप देखें, इसमें 3 में से कोई भी नंबर ले लें, 3/6, बाकी 2 में से कोई भी आ जाएगा, 2/6, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं, तो 2/5, क्योंकि रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो ये देखें कैंसिल हो गया, 1 - 1/5, 4/5। इस ढंग से यूज करें, या सैंपल स्पेस लिख के कर लें, ऐसे कर, 3 में से कोई भी ले लें, 4 5 6, 4 या 4 से बड़ा, और उसके बाद 2 में से कोई भी। तो ये सोल्यूशन है, 1 माइनस मिनिमम ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है। उसके बाद आप देखें कि ये क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, इफ 3 आर चूजन रैंडमली, अब देखें, फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स,
probability that all three of them are divisible by 2 and 3, 2 और 3 से डिविजिबल हो। 2004 का क्वेश्चन है, देखिए 3 डिस्टिंक्ट नंबर रैंडमली लिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर से। पहले 100 नेचुरल नंबर से 3 डिस्टिंक्ट नंबर लिए और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 2 and 3। LCM of 2 and 3 6। Now from first 100 natural numbers, from first 100 natural numbers, the numbers which are divisible by 6, वो नंबर 96, ये नंबर हुए आपके यस 96 तक आए, which are divisible by 6। तो ये टोटल आप काउंट कर लें, तो these are 16, तो टोटल नंबर्स 16, तो required probability LCM of 2 and 3 6, first 100 natural number, the numbers which are divisible by 6, ये हुए 6 से लेकर 96 तक, टोटल नंबर 16 है। required probability 16C3 100C3, 16 में से 3 1 1 5 5, ये कैलकुलेशन है, देखिए 4 by 1 1 5 5, दिस इज द आंसर। ये मल्टीप्लाई करके ये आंसर है। 6 से जो नंबर डिविजिबल है वो ये, और 16 में से 3, 100 में से 3, 16C3 100C3, तो इसको कट करें तो रिक्वायर्ड इज 4 by 1 1 5 5, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6, तो जो नंबर 6 से डिविजिबल हैं वो 2 और 3 से भी डिविजिबल हैं। जो नंबर 6 से डिविजिबल हैं वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये देखिए IIT 2008 का क्वेश्चन है। अब तो एग्जर्शन रीजन नहीं आते, लेकिन इस पर आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है मिसलेनियस में प्रोबेबिलिटी की। तो ये देखें, इसमें डिटर्मिनेंट भी है, मैट्रिक्स का भी यूज है, डिटर्मिनेंट का भी यूज है, और साथ में देखो मिक्सचर, पेपर 1 का क्वेश्चन है 2008 का, और इसमें साथ में आपका प्रोबेबिलिटी का भी यूज है। तो ध्यान दें थोड़ा सा। व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट कंसीडर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax plus by 0 cx plus dy 0। दो इक्वेशंस हैं, a b c d 0 और 1 हो सकते हैं, मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा। स्टेटमेंट 1, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज 3/8। स्टेटमेंट 2, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज 1। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो पहली ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, 2 is correct explanation of 1. This is first statement. Second, statement 1 is true, 2 is true, and statement 2 is not correct explanation of statement 1. C option. Statement 1 is true, statement 2 is false, और D है statement 1 is false and 2 is true. तो ये ध्यान दें थोड़ा सा, मतलब ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। ये देखें, ax plus by plus 0, cx plus dy 0, a b c d 0 और 1 के बीच है। तो प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैज सॉल्यूशन इज 3/8। 2, प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज सॉल्यूशन इज 1। तो पहली ऑप्शन है दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, और 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। दूसरी, 1 is true, 2 is true, 2 is not correct explanation of 1. C, statement 1 is true, 2 is false, और D है statement 1 is false and 2 is true। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आप ध्यान दें थोड़ा सा कैसे ये क्वेश्चन होगा, तो कंसंट्रेट करें। तो इतना तो आप क्लियर करें कि ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर आप 1 और 2 इक्वेशंस को देखें, इफ यू सी इक्वेशंस 1 and 2, इट इज होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और होमोजेनियस में हमेशा सोल्यूशन होता है, आपको पता है, या तो नॉन ट्राइवल होगा या ट्राइवल होगा। होमोजेनियस में 2 ही तरह के सोल्यूशन होते हैं, आइदर ट्राइवल आइदर नॉन ट्राइवल।
तो ओनली टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल। तो ये तो क्लियर है कि स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन इज 1, तो सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, ट्राइवल होगा नॉन ट्राइवल होगा, तो टू तो ट्रू है। तो इसका मतलब है इसकी जो आपकी ये ऑप्शन है कि टू इज फॉल्स, ये मतलब सी नहीं हो सकता, ए बी और डी में से हो गया, रिजेक्ट कर दिया एक ऑप्शन, टू इज फॉल्स, टू तो ट्रू है। अब आ जाती है वन की बात, तो देखिए ध्यान दें थोड़ा सा, व्हाट वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, तो वी विल राइट दिस, वी हैव ax plus by0 cx plus dy0, ये देखें दो इक्वेशंस हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो देखें दो इक्वेशंस हैं, ax plus by0 cx plus dy0। अब ये क्लियरली इट इज ए होमोजेनियस सिस्टम, इट इज ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ax plus by0 cx plus dy0, इट इज ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें आप डेल्टा, आपको पता ही क्या होता है, व्हाट इज डेल्टा, दैट इज ABCD, होमोजेनियस में डेल्टा ABCD होगा, और आपको पता ही है कि इसमें दो तरह के सॉल्यूशन है, इफ डेल्टा इज 0 सिस्टम इज हैविंग नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, सिस्टम का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, इफ डेल्टा इज नॉट 0 सिस्टम इज हैविंग ट्राइवल सॉल्यूशन, सिस्टम का ट्राइवल सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन अगर डेल्टा 0, और अगर आपका ट्राइवल है तो उसका मतलब अगर सिस्टम का ट्राइवल है तो x 0 y 0 होता है, उसमें डेल्टा 0 नहीं होता, डेल्टा इज नॉट 0, और अगर डेल्टा 0 तो नॉन ट्राइवल है। ट्राइवल को यूनिक भी कहा जाता है, ट्राइवल सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज, ट्राइवल को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, तो ट्राइवल को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ध्यान दें, ट्राइवल सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, तो ट्राइवल इज आल्सो यूनिक, तो डेल्टा हुआ ABCD, अगर डेल्टा 0 है तो सिस्टम का नॉन ट्राइवल होगा, और अगर डेल्टा 0 नहीं है तो सिस्टम का ट्राइवल सॉल्यूशन होगा, ट्राइवल में x 0 y 0, और ट्राइवल सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आप देखें ये डेल्टा है, ट्राइवल का नाम यूनिक भी है, तो टोटल कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे ये देखें, सिंस ABCD बिलोंग टू 0 1, इसका सेट का ब्रैकेट का मतलब होता है, सेट ब्रैकेट का मतलब है सिर्फ 0 और 1, या तो 0 होगा या 1 होगा, दिस इज ए सेट ब्रैकेट, इसका मतलब है या तो 0 होगा या 1 होगा, क्लोज इंटरवल नहीं, सेट ब्रैकेट ओनली 0 एंड 1। तो देखें इसमें यहां पर 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, 2 वेज, 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, 2 वेज, 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, 2 वेज, 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, 2 वेज। So here total number of delta possible, determinant जो possible होंगे, that is 2 into 2 into 2 into 2, that is 16 determinant आपके total possible हैं। यहाँ पर 0 और 1 में से कोई भी आ सकता है, you can get any number from 0 and 1, तो this place can be filled up by 2 ways, this place can be filled up by 2 ways, this place can be filled up by 2 ways, this place can be filled up by 2 ways। तो total number of delta possible, total number of delta possible जो होंगे वो 16 होंगे, तो 16 डिटर्मिनेंट आपके टोटल बढ़ेंगे, तो टोटल डिटर्मिनेंट जो बढ़ेंगे वो 16 होंगे। अब आपको ये देखना है कि क्योंकि आपको भी बताया मैंने दो ही तरह के सॉल्यूशन है, ट्राइवल और नॉन ट्राइवल, ट्राइवल में आपका डेल्टा 0 नहीं होगा। अब आपने ये देखना है कितने ऐसे डिटर्मिनेंट होंगे जिसमें डेल्टा 0 नहीं है, हाउ मेनी डिटर्मिनेंट्स आर पॉसिबल इन विच डेल्टा इज नॉट 0, और जिसमें डेल्टा 0 होगा वो नॉन ट्राइवल होगा। तो दिखती बात है डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, वो देखेंगे हम कितने डिटर्मिनेंट होंगे। तो ध्यान दें, नाउ नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन विच डेल्टा इज नॉट 0, वो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट जिसमें डेल्टा 0 नहीं, the number of determinants in which delta is not 0,
तो ध्यान दें, थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। तो नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स जिसमें डेल्टा जीरो नहीं है, तो थोड़ा सा देखें आप, आपको पता ही है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में अगर जीरो जीरो आ जाए तो डेल्टा जीरो हो जाएगा। जैसे इसमें अगर जीरो जीरो आ गया तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, या किसी कॉलम में जीरो आ गया तो भी जीरो आ जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में आपका जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अदरवाइज डेल्टा जीरो हो जाएगा। हमने डेल्टा नॉन जीरो करना है, तो दिखती बात है। अब यहाँ वन कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ जीरो कर दो, यहाँ वन, तो ये नॉन जीरो आएगा। कॉमन देखिए, दिमाग से करिए क्वेश्चन को, क्योंकि किसी ये जीरो जीरो ऐसे आ सकता है डायगोनली, ऐसे नहीं आ सकता ना, ऐसे आ सकता है, क्योंकि किसी रो में आ गया तो भी जीरो हो जाएगा, और किसी कॉलम में आ गया तो भी जीरो हो जाएगा। तो ये आ गया 1 0 0 1, तो इट इज नॉट जीरो। उसके बाद आप जीरो को घुमाइए, 1 0 0 1, ये जीरो नहीं। अब आप जीरो को घुमाइए, यू रोटेट जीरो, तो जीरो आपका यहां कर दीजिए और 1 1 आप यहां कर दीजिए। जीरो को रोटेट करिए आप, ये 0 0 यहां कर दो और 1 1 यहां कर दो, तो ये देखिए ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि दिखती बात है डेल्टा आपका जीरो नहीं होना चाहिए। डेल्टा अगर जीरो हो गया तो आपका नॉन ट्राइबल होगा, उसने यूनिक कहा है। तो यूनिक का दूसरा नाम ट्राइबल भी है, यू कैन कॉल इट, जो यूनिक का दूसरा नाम है दैट इज आल्सो ट्राइबल। तो यूनिक का दूसरा नाम आपका ट्राइबल सॉल्यूशन भी है। तो थोड़ा सा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें, डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये भी जीरो नहीं, क्योंकि देखें किसी पर्टिकुलर रो में जीरो नहीं आना चाहिए। ये 1 0 0 1 इट इज देयर, क्योंकि आपका 1 आया इसमें, या जीरो ऐसे कर दो आप, तो -1 आ गया। अब और क्या हो सकता है, देखिए ध्यान दें, जीरो को किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। कॉमन सेंस यूज करें, थोड़ा सा ब्रेन लगाएं। अगर ये जीरो, अगर इस जीरो की जगह में 1 कर देता हूं कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो जीरो रहेगा ना, नया डिटरमिनेंट बन जाएगा। इस जैसे मेरे कहने का मतलब, ये तो 0 0 2 जीरो है, तो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर जीरो की जगह किसी एक जीरो की जगह 1 कर देता हूं तो भी चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मल्टीप्लाई करके वो जीरो ही आएगा। तो आप देखिए, मान लो 1 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, यहाँ 1 है, यहाँ आपका 1 है, ये 0 है, तो इसका आंसर 1 आया। और क्या हो सकता है, देखिए अब ये जीरो को घुमाओ आप, क्योंकि जीरो को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 3 1 है, ये जीरो यहाँ है, इस जीरो को आप यहाँ 1 1 0 1, ये भी जीरो नहीं होगा। देखिए एक और ये बन जाएगा, एक और डिटरमिनेंट आप बना दें 1 1 0 1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0। इसको घुमाएं, इस जीरो, ये जीरो यहाँ थी, फिर ये जीरो यहाँ दिया, अब आप इस जीरो को यहाँ कर दीजिए, तो भी जीरो नहीं होगा, 0 1 1 1, क्योंकि जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। कॉमन सेंस यूज करें ना, जीरो को किसी, इसको मल्टीप्लाई किया जीरो है, यहां किया 1 है, यहां करेंगे तो 1 है, ये जीरो है, इधर करेंगे ये जीरो है, ये -1 है। तो आप जीरो के साथ 1 को करो, चाहे जीरो को करो, जीरो ही आएगा। तो पहले तो जीरो था तो कोई दिक्कत नहीं, 1 जीरो की जगह 1 भी कर सकता हूं मैं। तो वही बात है कि एक बार जीरो यहां देखो, जीरो 4 बार घूमेगा तो 4 बनेंगे, दिखती बात है, 2 ही है तो 6 बनेंगे टोटल। एक बार जीरो यहां किया, एक बार जीरो यहां कर दिया, अब एक बार आप जीरो को यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए नीचे, ये देखिए ये भी बनेगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए 6 डिटरमिनेंट जो जीरो नहीं है, टोटल 16 है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम is having unique solution, system is having unique solution 6/16, that is 3/8। तो सॉल्यूशन है, ट्राइबल है, तो ये 3/8 है। तो स्टेटमेंट 1 आपकी ट्रू है। आप ध्यान दें, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 आपकी ट्रू है। अब इसमें देखें, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कितने ऐसे डिटरमिनेंट जो पॉजिटिव होंगे। तो देखें ये 6 हैं टोटल, इसमें 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है, क्योंकि जब जीरो यहां होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो यहां होगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो यहां होगा तो पॉजिटिव होगा। 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। तो प्रोबेबिलिटी दैट डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, तो 3/16। प्रोबेबिलिटी दैट डिटरमिनेंट इज नेगेटिव, 3/16। टोटल डिटरमिनेंट बनेंगे 6, जिसमें जीरो नहीं है, तो ट्राइबल के लिए 3/8। नॉन ट्राइबल के लिए क्या होगा, टोटल कितने हैं, 16 10 है, तो 5/8 नॉन ट्राइबल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। That system is having non-trivial solution. What is probability? System is having non-trivial solution. For the required probability is you can see that is your 10/16, क्योंकि 10 होंगे जो जीरो होंगे, तो उससे आ जाएगा। और नॉन जीरो 3, नॉन जीरो आपके 6 हैं, पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो 3/16 3/16। So this is the required solution. ये आपका आंसर है। तो determinant is positive, is not तो ये सॉल्यूशन है। आप देखें 2008 का आईआईटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज देयर। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, आपका
स्टेटमेंट 2 तो मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले बता दिया था कि ट्रू है। जो सोल्यूशन की अगर आप बात करें तो वी विल सी, तो उसमें आएगा 1 is true 2 is true, तो डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो नोट कर लें आप, द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज डी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये आपका सोल्यूशन है। आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी यूनिक प्रॉब्लम। यू प्लीज नोट द क्वेश्चन। तो ये देखिए IIT 2010 का क्वेश्चन है। सिग्नल विच कैन बी ग्रीन और रेड, सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। एक 2010 में वो आया था ओमेगा की R1 ओमेगा की R2, वो मैंने करा दिया था आपको। 2/9 आंसर है जिसका। सिग्नल ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5 है, रेड की 1/5 है। या ग्रीन होगा या रेड होगा। हर एक स्टेशन सिग्नल को करेक्टली रिसीव करे उसकी 3/4 है, तो नॉट करेक्टली रिसीविंग की 1/4 होगी। अगर बी पर जो सिग्नल रिसीव हुआ वो ग्रीन है, सिग्नल बी पर रिसीव हुआ वो ग्रीन है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। तो सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। तो ध्यान दें, करेक्टली का सिग्नल बी पर ग्रीन रिसीव हो गया, आपको बताना है ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है। कहने का मतलब सिग्नल बी पर ग्रीन रिसीव हो गया, जो चीज हो गई वो हो गया, इवेंट हो गया। सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, बी पर अगर सिग्नल ग्रीन रिसीव हो गया तो प्रोबेबिलिटी निकालने ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। ओरिजिनल सिग्नल पर कंडीशन लगे कि बी पर सिग्नल ग्रीन रिसीव, इसको लिख सकते हैं बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको पता ही है P ऑफ दिस बाय P ऑफ BG। सिग्नल रिसीव्ड एट B इज ग्रीन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन। तो इसको ध्यान दें थोड़ा सा। ये है आपका सिग्नल मे बी ग्रीन मे बी रेड। तो ग्रीन की 1/5 है, तो ये देखें आप, दिस इज ग्रीन सिग्नल 4/5, दिस इज रेड 1/5। सिग्नल में भी ग्रीन, सिग्नल में भी रेड, ग्रीन की 4/5 है, रेड की 1/5 है, ये निकालना है। सिग्नल और सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, बी पर ग्रीन रिसीव हो मतलब हो गया, बी पर ग्रीन हो गया, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, ओरिजिनल सिग्नल पर कंडीशन लगी कि बी पर ग्रीन रिसीव हो। अब देखें सिग्नल इज मतलब ये कह रहा है कि सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन बी एंड सिग्नल रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू डी। मतलब सिग्नल जो है वो ए पर रिसीव हुआ, ट्रांसमिटेड टू रिसीव्ड बाय ए ने रिसीव किया और बी को ट्रांसमिट किया, ए ने रिसीव किया। तो देखो ये यहां से ए, ये स्टेशन ए है, इसने मान लो ग्रीन रिसीव किया, फिर बी को ट्रांसमिट किया, तो बी को आपका रेड भी ट्रांसमिट हो सकता है, बी को आपका ग्रीन भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये बी है, ये स्टेशन बी है। ये देखें 3 डायग्राम बनेगा इस क्वेश्चन में। सिग्नल में भी ग्रीन, सिग्नल में भी रेड। ग्रीन सिग्नल हो सकता है, मान लो स्टेशन, सबसे पहले स्टेशन ए पर सिग्नल रिसीव होगा, ए पर रिसीव, ये ए है स्टेशन, इस पर मान लो ग्रीन रिसीव हो। प्रोबेबिलिटी दैट स्टेशन रिसीविंग द सिग्नल करेक्टली, करेक्ट सिग्नल की 3/4 आपने लिख देखा होगा उसमें। तो ए पर ग्रीन था सिग्नल और ए ने ग्रीन रिसीव किया। अगर गलत सिग्नल जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ठीक सिग्नल की 3/4 है। ए ने ग्रीन रिसीव किया, बी को रेड ट्रांसमिट कर दिया 1/4, ग्रीन रिसीव किया, ग्रीन ने ट्रांसमिट किया 3/4। तो देखें उसके बाद ये आपका सिग्नल ए ने रिसीव किया, और ए आपका रेड भी कर सकता है। मान लो ए ने रेड किया, तो ये बी है, बी को ग्रीन किया, बी को ग्रीन गया और यहां से बी को रेड गया। रेड भी जा सकता है, ग्रीन भी जा सकता है। ए ने करेक्ट सिग्नल करेक्ट है, उसकी 3/4 है। ग्रीन सिग्नल ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन। ए ने रेड किया मतलब गलत किया तो 1/4, रेड किया और ग्रीन ट्रांसमिट किया, गलत, रेड किया और रेड भी ट्रांसमिट किया 3/4। अब ये भी हो सकता है कि मान लो सिग्नल अगर रेड है तो ए जो है, ये स्टेशन ए है, ए ने मान लो ग्रीन रिसीव किया और यहां पर ए है, ए ने मान लो रेड किया, ए ने ग्रीन रिसीव किया और मान लो बी को रेड ट्रांसमिट किया और यहां पर बी को ग्रीन ट्रांसमिट कर दिया। ये देखें आप, तो ए ने रेड लिया, बी को रेड ट्रांसमिट कर दिया और यहां पर ए ने रेड लिया और सिग्नल बी को आपने ग्रीन ट्रांसमिट कर दिया।
तो यहां से रेड आया, ए को रेड गया, तो ये 1/4 है, रेड गया सॉरी 3/4 होगा, और रेड आया, ए को बी को रेड गया तो करेक्ट गया 3/4, रेड आया बी को ग्रीन, मतलब सिग्नल ए ने रिसीव किया, पहले गलत भेजेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक की 3/4, रेड गया ग्रीन भेजा 1/4। तो ये देखें आपका ट्री डायग्राम है इस क्वेश्चन का, ध्यान दें थोड़ा सा, प्लीज कंसंट्रेट, एक बार दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन। अब आप देखें ये पूछा है इसमें, इफ सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, मतलब बी पर इवेंट हो गया, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन, ओरिजिनल सिग्नल पर कंडीशन लगी कि बी पर ग्रीन रिसीव हुई आएगा। तो अब आप देखें बाय बेस थ्योरम या इनवर्स लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, G by BG, P BG इंटरसेक्शन G by P, अब इसको ये तो लिखेंगे नहीं, तो निकालना है, तो इसको इसका ये बनेगा BG by G into P of G upon P of BG। अब इसका क्या मतलब है, BG by G, सिग्नल रिसीव्ड एट B is green, B पर ग्रीन रिसीव हुआ, लेकिन ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन, मतलब बी पर जो ग्रीन रिसीव हुआ उस पर कंडीशन लगे कि ओरिजिनल ग्रीन, ओरिजिनल ग्रीन है, ये हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, ओरिजिनल ग्रीन है ये पता है, ये पता लग चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आने का मतलब बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, तो बी पर ग्रीन रिसीव होने का देखिए, एक ये केस आएगा, एक आपका ये केस आएगा, एक आपका ये केस आएगा, एक ये केस आएगा, तो सिग्नल ग्रीन रिसीव हुआ, टोटल आया, बी पर सिग्नल ग्रीन आया, देखिए बी पर ग्रीन आया, सिग्नल ग्रीन भी हो सकता है, सिग्नल रेड भी हो सकता है, अगर सिग्नल रेड तो बी पर ग्रीन कितने तरीके से आया, ये आया, ये टोटल बी पी ऑफ बीजी टोटल आया। अब एक आएगा पी ऑफ बीजी बाई जी, पी ऑफ बीजी बाई जी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है और बी पर आपका ग्रीन रिसीव, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है, मतलब ये चीज पता है हमें, बी पर ग्रीन, तो ये आएगा 1/4 1/4, तो ये बन गया 10/16, बीजी बाई जी 10/16। अब इनटू पी ऑफ जी 4/5 है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो आएगा पी ऑफ बीजी बाई जी, पी ऑफ बीजी, ओरिजिनल सिग्नल ग्रीन है ये पता है हमें, लेकिन बी पर ग्रीन रिसीव हुआ, तो ये 10/16, सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल इज ग्रीन 4/5 आएगा, अपॉन 46/8, तो 40/46 20/23 आंसर है इस क्वेश्चन का, तो 20/23। नेक्स्ट क्लास में एक बार दोबारा मैं क्वेश्चन करा दूंगा, अगेन आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं दोबारा सॉल्व कराऊंगा। तो ये ट्री डायग्राम है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस ढंग से आपका ये लेक्चर पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से बेस थ्योरम के और क्वेश्चन, आईआईटी के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से प्रीवियस ईयर आईआईटी प्रॉब्लम्स वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।